गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल अग्रवाल आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। बेटा प्रीवियस क्लास के अंदर हम सेट्स को मैंने आपको पढ़ाया था कि सेट्स होते क्या हैं, उसके लास्ट में मैंने आपको सिंबल्स बताए थे। लेकिन सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सेट है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका रोस्टर फॉर्म क्या होता है, उसका सेट बिल्डर प्रोसेस क्या होता है, उस पर डिपेंडेड आज हम पहले एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद में उसके आगे का हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये आपकी बेटा एनसीईआरटी है, आपको पता है इस बार 11th क्लास के अंदर सिलेबस कौन सा लग गया है, एनसीईआरटी वाला लग गया है ना। समुच्चय और उसका निरूपण, ये मैं आपको बता चुका हूँ। समुच्चय होता क्या है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो होता है उसको हम समुच्चय कहते हैं, और सुपरिभाषित का अर्थ मैंने आपको बताया था। उसके अनुसार उसका निरूपण, रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, तो वो भी हमने पढ़ा था कि समुच्चय कैसे दर्शाते हैं, मंझले कोष्ठक के अंदर दर्शाते हैं। सब मंझले कोष्ठक के अंदर जो लिखे जाते हैं वो समुच्चय के अवयव होते हैं, और इनको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद में बेटा देखो, यहाँ पर हम करने के बाद हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी पहले वाली। ये एग्जाम्पल्स हैं, है ना। उसके बाद में हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1। ध्यान से देखना बेटा, ये लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। सुनना जरा, क्या है कि आप पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। आपको बस ये बताना है कि ये समुच्चय है या नहीं। तो मैंने आपको कहा था कि कोई भी, है ना, कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन है वो समुच्चय कब कहलाएगा, जब हमें उसके बारे में एग्जैक्टली पता हो। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 10 से छोटी सम संख्याएं कौन सी है, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि 10 से छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 2, 4, 6, 8। जिसके बारे में हमें एग्जैक्टली पता है उसका संग्रह बनाना वो समुच्चय कहलाता है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह है। तो मुझे बताओ, जे से प्रारंभ होने वाले महीनों के बारे में एग्जैक्टली जानते हो क्या, कि जे से प्रारंभ कौन से होते हैं। एक तो जनवरी होता है, जनवरी, जून एंड जुलाई, जून एंड जुलाई, है ना, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो इसके बारे में एग्जैक्टली पता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, एक समुच्चय। और औचित्य क्या हो जाएगा इसका, उत्तर का औचित्य कि इसमें एक निश्चित 3 निश्चित अवयव है, जनवरी, जून और जुलाई। हमें इसके बारे में एग्जैक्टली पता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि, है ना, कि ये क्या है, एक समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का। तो मुझे बताओ, क्या आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि भारत में सबसे अधिक प्रतिभाशाली कौन है। हो सकता है कि अभी जो था थोड़ी देर पहले हमें पता चला कि ये भारत का सबसे अच्छा राइटर है, बेस्ट सेलर है ना। थोड़ी देर में मान लो या कोई अचानक से हमें पता चल गया कि इससे अच्छा ये लिखता है, इससे अच्छा ये लिखता है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि सब पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में पूछ रहा है वो, तो पूरे इंडिया में सबसे अच्छा राइटर कौन है, हमें उसके बारे में हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। कोई से प्रोस्पेक्ट में कोई अच्छा हो सकता है कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड बुक अच्छी लिखता हो, कोई हिस्ट्री से रिलेटेड बुक अच्छी लिखने वाला कोई और हो, क्रिकेट स्पोर्ट्स में लिखने वाला कोई और हो, है ना, पॉलिटिक्स के ऊपर लिखने वाला कोई और अच्छा लिखता हो, देशभक्ति के ऊपर, पैट्रियोटिज्म के ऊपर, है ना, इसके ऊपर लिखने वाला हमारा कोई और हो। तो ऐसे क्या है कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि देश का सबसे अच्छा लेखक कौन सा है, इसके बारे में हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, समुच्चय नहीं है। फिर लिखा है विश्व के 11 सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है। तो मुझे बताओ, क्या विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज आप एग्जैक्टली जानते हो क्या, कि टॉप 11 बेस्ट बैट्समैन कौन है, बेस्ट बैट्समैन कौन है। हो सकता एक टाइम था बेटा जब आपको पता है सुनील गावस्कर, कपिल देव, बिशन सिंह बेदी ये अच्छे खेला करते थे। उसके बाद समय बदला, फिर राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग ये अच्छे प्लेयर थे। फिर थोड़ा टाइम और आया, युवराज सिंह जो थे, महेंद्र सिंह धोनी जो थे ये अच्छे खेल रहे थे, सुरेश रैना, रोहित शर्मा ये सब अच्छे खेल। उसके बाद टाइम वापस बदला, है ना, अब केएल राहुल जो है ये अच्छा खेल रहे हैं, है ना, ये जो अलग अलग है, मयंक अग्रवाल है वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग हो क्या रहा है, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि सबसे बेस्ट 11 बल्लेबाज कौन से, वो समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं, तो इसके बारे में हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, इसलिए कहेंगे कि ये जो है वो एक समुच्चय नहीं है। ये समुच्चय है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब बात करते हैं इसके, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। तो मुझे बताओ, आपकी कक्षा में जो बालक होते हैं,
जो स्टूडेंट्स आपकी क्लास में है उसके बारे में आपको एग्जैक्टली पता होता है कि कौन कौन से स्टूडेंट अपनी क्लास के अंदर है, हमें एग्जैक्टली पता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास एक समुच्चय है। फिर 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं, 100 से कम प्राकृत संख्याओं के बारे में सबकी एक ही राय है ना कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्या कौन कौन सी है, किसी को पूछ लो सब क्या बताएंगे, 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक 99 तक। तो जिनके बारे में सबकी एक ही राय वो भी समुच्चय है, ठीक है। उसके लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है, जो अपने इंडिया के एक अच्छे राइटर थे, है ना, कौन से, मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे हैं, जैसे गोदान उन्होंने लिखा था, है ना, और एक वो मैं भूल गया उनके नाम, है ना, ईदगाह है उन्होंने लिखा था, ऐसे जो है उन्होंने बहुत सारे ऐसे लिख रखे हैं। तो फिक्स है कि उन्होंने कौन कौन से लिख रखे हैं जिसके बारे में एग्जैक्टली पता है, और जिनके बारे में एग्जैक्टली पता होता है या जिन पर सबकी एक ही राय होती है वो क्या होता है, समुच्चय। इसका मतलब ये भी क्या है, समुच्चय। सभी समपूर्णांकों का संग्रह है। सभी समपूर्णांक कौन कौन से हैं, तो समपूर्णांक 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे चलते ही जाएंगे। तो सबकी एक ही राय ना, कोई आपसे पूछेगा कि समपूर्णांक कौन कौन से, तो आप भी वही बताओगे, मुझे कोई पूछेगा मैं भी वही बताऊंगा, कोई दूसरे से पूछा जाएगा तो भी वही बताएंगे। तो सब एक ही बात जानते हैं, सबको पता है कि समपूर्णांक कौन से, जिनके बारे में हम एग्जैक्टली जानते हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, आपका एक समुच्चय होगा। उसके इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, कोई चैप्टर आपको दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें कितने प्रश्न हैं, तो सब देखकर बता सकते हैं ना हम एग्जैक्टली कि कितने प्रश्न हैं, इनके बारे में एग्जैक्टली बता सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है, हमारे पास एक समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो देखो इसमें बेटा सब एक मत नहीं हो सकते, हो सकता है किसी जैसे लड़कियां होती हैं उनको छिपकली से ही बहुत डर लगता है ना, कईयों को शेर से डर लगता है, कईयों को सांप से डर लगता है, कईयों को कुत्ते से डर लगता है। तो सबकी एक राय नहीं, सबके लिए खतरनाक अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो ये इसके बारे में हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन सा है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इसके बारे में एग्जैक्टली नहीं बता सकते, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। तो समुच्चय कौन कौन से वो मैंने आपको बता दिए। उसके क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए a बराबर ऐसा है तो रिक्त स्थानों में उपरोक्त प्रतीक चिन्ह या तो ये भरिए या ये भरिए। इसे बोलते हैं बेटा, कल मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, हमने सीखा था ना ये, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब एक अवयव है, एक अवयव है, एक अवयव है। देखो कैसे एक अवयव है, सुनो जरा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक समुच्चय लिखा a बराबर 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखा है, और फिर मैंने क्या किया बेटा, और मैंने यहाँ पे लिखा 2। क्या 2 जो है वो a का एक अवयव है क्या, 2 जो है क्या वो a के अंदर है क्या, a के अंदर मतलब 2 जो है वो a का एक अवयव है, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू a। बिलोंग्स टू का मतलब होता है उसका एक अवयव है, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए क्या 3 जो है वो a में बिलोंग करता है क्या, तो आपको पता है अवयव 3 जो है वो a के अंदर है, इसलिए हम लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू a। लेकिन आपको पूछ लिया जाए 5, क्या 5 जो है अवयव 5 जो है वो a के अंदर है क्या, वो a के अंदर नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू a। मतलब जो उसके अंदर होता है उसका एक अवयव होता है उसे तो लिखते हैं बिलोंग्स टू, और जो अवयव नहीं होता है उसे लिखते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो अब देखना जरा, आप मुझे बताना, इसके अंदर आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा बिलोंग करता है, कहाँ पर बिलोंग्स टू आएगा, कहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू है। तो बताना जरा, क्या 5 जो है वो a के अंदर है क्या, ये देखो 5 है ना, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 5 बिलोंग्स टू a। 8 जो है क्या वो इसके अंदर है क्या, नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर 0, क्या 0 a के अंदर है क्या, 0 भी नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर यहाँ पर 4, क्या 4 इसके अंदर है क्या, 4 है क्या इसके अंदर, कि सर है, इसलिए इसके आगे कहलाया जाएगा 4 बिलोंग्स टू a। 2, क्या 2 a का एक अवयव है क्या, एक अवयव है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, 2 बिलोंग्स टू a। 10, क्या 10 a के अंदर है क्या, नहीं है, ये इसका अवयव नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या यहाँ तक समझ गए बेटा सारे, ओके। अब इसके बाद में देखना जरा, क्या आगे वाले में आपको पूछा गया है, किन्हीं को रोस्टर रूप में लिखिए।
अब आपको क्या करना है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिख के देखते हैं कैसे लिखा जाएगा, बोर्ड पे देखना। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि इसको रोस्टर रूप में लिखे, तो कैसे लिखते हैं बोर्ड पे देखना जरा। सुनो, आपको रोस्टर रूप के अंदर लिखना है। ठीक है, पहला वाला क्या लिखा है रोस्टर रूप में, पहले वाला लिखा x एक पूर्णांक है जो माइनस, जिसका मान क्या है -3 से 7 के बीच में है। तो बताओ मुझे बेटा, पहले वाले में -3 से 7 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक आते हैं। -3 से बड़ा है लेकिन 7 से बड़ा लिखा, 7 से छोटा लिखा है ना। x क्या है, एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है और उसकी वैल्यू क्या है -3 से लेकर 7 तक है, मतलब -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा और 7 से छोटा पूर्णांक कौन सा होता है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बेटा मैंने आपको बताया था कि रोस्टर रूप क्या होता है, जो दिया है उसको पढ़कर आपके दिमाग में क्या आ रहा है। उसने बोला है -3 से बड़ी और 7 से छोटी संख्या और पूर्णांक होने चाहिए। तो -3 से बड़ी 7 से छोटी पूर्णांक कौन से होते हैं, यही होते हैं। तो ये आपके पास आ गया पहला वाला पार्ट। दूसरे वाले में रोस्टर रूप हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। बी क्या है, एक 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से छोटी एक प्राकृत संख्या है। तो मुझे बताओ 6 से छोटी प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है कि सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है 6 से छोटी प्राकृत संख्याएं। सी वाले पार्ट में क्या लिखा है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, एकदम इजी सा है ना। सी में क्या लिखा है, x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या बताओ जिसके अंकों का योगफल, अंक का योगफल समझते हो बेटा, जैसे 12 लिखा है ना, तो 12 में कौन कौन से अंक है, एक तो 1 है और एक 2 है। तो इन दोनों का योगफल कितना हुआ आपके पास 3, समझ गए ना। ऐसे इनके अंकों का योगफल कितना हो गया आपके पास 3 हो गया। तो ऐसे उसने पूछा है कि 2 अंकों की वो प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो अंकों का योगफल किस किस का 8 है बेटा, देखो एक तो गया 17, कि 17 का इनके अंकों का 1 + 7 8 होते हैं। फिर क्या हो गया 26 हो गया, 26 के बाद में 35 हो गया, 35 के बाद में कितना हो गया 44 होगा, 44 के अंकों का योगफल भी 8 होता है। 44 के बाद में बेटा आपके पास 53 हो गया, 53 के बाद में आपके पास 62 हो गया और 62 के बाद आपके पास कितना हो गया 17 हो गया और फिर एक हो गया 80, सॉरी 71, 17 नहीं 71 और फिर 80। कोई बट्टा बोलेगा कि सर 0,08 भी तो होता है, तो 0,8 बेटा 2 अंकों की संख्या नहीं है, ये कितने अंकों की, केवल एक ही अंक इसमें, कौन 8। आगे आप फिजिक्स के अंदर भी पढ़ोगे सार्थक अंकों के बारे में, तो ये 0 जो है वो सार्थक नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो। उसने पूछा था 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसके अंकों का योगफल हो, तो ये सारी 2 अंकों की संख्या है और इनके अंकों का योगफल कितना है 8 है। फिर चौथा वाला पार्ट क्या लिखा है, चौथे वाले पार्ट में आपको बोला गया है कि x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। x क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। 60 की भाजक का मतलब 60 का जिसमें 60 का जिसका 60 में भाग जाता है, 60 का 60 में भाग जाता है। तो बताओ मुझे कौन कौन संख्या जो अभाज्य भी है और 60 में भाग भी जाता है। तो एक तो हो गई 2 का 60 में भाग जाता है, फिर हो गए 3 के बाद में हो गई 5 के बाद 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 का जाता नहीं है, 13 का जाता नहीं है। 13 के बाद कौन सी 15 होगी बेटा, सॉरी 13 के बाद हो गई अपने पास 17 का जाता नहीं है। तो इसके अलावा कोई संख्या है क्या जिसमें भाग जाता हो, है ना, जो अभाज्य भी हो और 60 की भाजक भी हो। इनके अलावा कोई संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास 2, 3, 5। ठीक है बेटा, ओके। फिर लिखा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसके अक्षरों का समुच्चय, देखो आपको पता है कि कोई भी वर्ड दे रखा तो उसमें कोई वर्ड वापस रिपीट नहीं होता। तो ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से अक्षर है उनका समुच्चय बनाना है। समुच्चय के अंदर बेटा कोई भी शब्द रिपीट नहीं करना होता। ये कौन कौन से अक्षर से मिलकर बनाए, देखो इसमें कौन कौन सा वर्ड आ रहा है, टी आ रहा है, आर आ रहा है, आई आ रहा है, जी आ रहा है, ओ आ रहा है, एन आ रहा है ना, वापस ओ तो एक बार लिखना था एम आ गया, एम लिखना है। फिर ई अभी नहीं आया तो ई भी लिखेंगे ई। उसके अंदर टी पहले आ चुका है, आर पहले आ चुका है, फिर
वाई। तो ये हो गया बेटा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के अक्षरों का हमारे पास क्या, ये हो गया समुच्चय। ट्रिग्नोमेट्री के वक्त के अक्षरों का समुच्चय क्या होगा, ये लिखा जाएगा। फिर बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो बैटर के शब्दों का समुच्चय बताओ, बस रिपीट नहीं करना होता, पता है ना आपको। तो बताओ बैटर में कौन कौन से लेटर हैं। बैटर में एक तो बी है, एक ई है, एक टी है और एक आर है। इसके अलावा कोई वर्ड नहीं है, ये चार ही अलग अलग वर्ड है। तो बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय क्या हो गया, बी ई टी आर। क्लियर है बेटा, ये हो गया आपके पास तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखो बेटा उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये है ना, इनको करते हैं हम 4, 5, 6। देखना जरा कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, अब बोर्ड पे देखना क्या लिखा है। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि में व्यक्त कीजिए, सेट बिल्डर प्रोसेस में। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें क्या किया था, रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण में किया था। अब क्या कर रहे हैं, समुच्चय निर्माण को रोस्टर रूप में कर रहे हैं। तो पहला वाला क्या है, 3, 6, 9, 12। यहाँ पे मंजिला कोष्ठक है बेटा, सही कर लेना। ठीक है, 3, 6, 9, 12। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे चौथे का पहला वाला पार्ट, इसका मैंने आपको कहा था रास्टर फॉर्म बेटा किससे चालू होता है, हमेशा x से चालू होता है। और फिर बता देते हैं कि x क्या है। तो मुझे यहाँ पे बताओगे ये क्या है, 3, 6, 9, 12। क्या ये 3 के गुणज है, क्या 3 के गुणज है। और जो मैंने आपको बताया था कि 2 के गुणज होते हैं उनको क्या लिखते हैं, 2n लिखते हैं। जो 3 के गुणज होते हैं उनको 3n लिखते हैं। जो 4 का गुणज है उसको 4n लिखते हैं। यहाँ पर जो है वो किसके गुणज हैं, 3 के गुणज, इसलिए इसको क्या लिख देंगे, 3n। x सच दैट, और x क्या है वो बताएंगे। तो x क्या है बेटा, x आपको पता है कि सर x है हमारे पास 3 का गुणज, तो x बराबर हो गया 3n। 3n, अब n का मान कहाँ से कहाँ तक, 3 कब आएगा जब n की वैल्यू कितनी रखूँ, 1 रखूँ। और 12 कब आएगा जब n की वैल्यू कितनी रखूँ, 4 रखूँ। तो n का मान कहाँ से कहाँ तक, 1, 1, 2, 3, 4, 1 से लेकर 4 तक। तो n का मान कहाँ से लेकर कहाँ तक हो गया, 1 से लेकर 4 तक। और बेटा आपको पता है 1 से 4 के जो कौन कौन सी संख्या है, केवल प्राकृतिक संख्या है। तो लिख देंगे n बिलोंग्स टू, n एक प्राकृतिक संख्या भी है। मेरी बात समझ गए यहाँ तक, ये पहला वाला। दूसरे वाले में क्या है, 2, 4, 8, 16, 32। इससे बताओ नियम कौन सा लग रहा है बेटा, 2, 4, 8, 16, 32। दूसरा वाला इसको b बोल देते हैं, b। तो x सच दैट, फिर यहाँ पर नियम बताना कि नियम कौन सा। देखो अगर आप सोचो तो आपको समझ में आएगा। ये 2 क्या है, ये है बेटा 2 की घात 1। 4 क्या है, 2 की घात 2। 8 क्या है, 2 की घात 3। 16 क्या है, 2 की घात 4। और 32 क्या है, 2 की घात 5। तो ये सारे हैं क्या, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। तो ये 2 की घात में चल रहा है ना, इसलिए नियम कौन सा लग रहा है, 2 की घात वाला। तो x बराबर क्या मान लेंगे, 2 की घात कितनी, n मान लेंगे। और n का मान कहाँ से लेकर कहाँ तक, 2 कब आएगा जब n का मान कितना हो, 1। और 32 कब आएगा जब 5 हो। तो n का मान कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, और n का मान क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या वापस से। तो n बिलोंग्स टू n। ये हो गया बेटा b वाला पार्ट। तीसरा वाला देखो 5, 25, 125, 625। तो 5 का मतलब 5 की घात 1, इसका मतलब 5 का स्क्वायर, 5 की घात 3, 5 की घात 4। तो एक नियम क्या चल रहा है, 5 की घात वाला चल रहा है। तो तीसरे वाले में c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर x सच दैट x बराबर कितना, 5 की घात n। x बराबर कितना, 5 की घात, और n का मान कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 4 तक। तो n का मान हो गया 1 से लेकर 4 तक। और n का मान क्या है, n बिलोंग्स टू n। ये ठीक है बेटा। उसके बाद में आपको ये देखना है 2, 4, 6, 8। ये क्या है, 2, 4, 6, 8 सम संख्या है, मतलब 2 की गुणज है। और 2 की गुणज को क्या लिखते हैं, 2n लिखते हैं। तो उसको बेटा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ d वाला पार्ट। चौथा मतलब ये क्या हो जाएगा, x सच दैट, और x बराबर क्या है, 2, 2, 4, 6 सम संख्या 2 की गुणज है। और 2 की गुणज उसको क्या लिखेंगे, 2n। और n का मान 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे 4, 3 रखेंगे 6, से चलता ही जा रहा है। मतलब n का मान जो है वो क्या है, 1 से बड़ा है। 1 और 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कोई भी मान 2, 3, 4, 5 सारे आएंगे।
और साथ ही ये क्या है, प्राकृतिक संख्या भी रखनी है इसके अंदर, तो n बिलोंग्स टू n। ये हो गया चौथा वाला पार्ट। फिर पांचवा पार्ट बेटा क्या है, ई वाला जिसे बोलते हैं ई पार्ट। और पार्ट ई क्या है, 1 4, 4 का 1 मतलब 1 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, ऐसे लेकर कहाँ तक है ये 100 मतलब 10 का स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर, तो बदल कौन रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे क्या बोल देंगे n स्क्वायर। तो आपके पास x सच दैट x बराबर कितना हो गया n स्क्वायर, और n का मान कहाँ से कहाँ तक, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, लास्ट में कितना है 10 का स्क्वायर। तो n का मान कहाँ से कहाँ तक है, n का मान 1 से लेकर 10 तक, और साथ ही साथ n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू कितना हो गया n। ये हो गया बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि रोस्टर रूप को हम समुच्चय निर्माण विधि में कैसे परिवर्तित करते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बारे में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है बेटा, दिख रहा होगा शायद सब बच्चों को, है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा, है ना, दिख जाएगा, है ना। थोड़ा सा बड़ा छोटा दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, ताकि साइड में स्पेस रह जाए आपके पास, है ना। ऐसे क्या लिखा है आपके पास चौथे वाले क्वेश्चन में, 5वें में, किन्हीं समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब क्या होता है बेटा, सूचीबद्ध का मतलब होता है टैब्यूलर फॉर्म। क्या होता है, टैब्यूलर फॉर्म। टैब्यूलर वाला रोस्टर रूप, इसका मतलब होता है रोस्टर रूप। क्या होता है, रोस्टर। आपको रोस्टर रूप में बदलना है, रोस्टर रूप में इसको परिवर्तित करना है। तो देखो जरा आसान है, पहले वाले में ए क्या है, x एक विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 ये सब, उसने कहा विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत संख्या भी हो और विषम भी हो, तो कौन सी होती है, 1 3 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गई विषम प्राकृत संख्या। उसके बाद दूसरे वाले में क्या लिखा है बेटा, दूसरा वाला पार्ट में x एक पूर्णांक है जो क्या है -1/2 से लेकर 9/2 के बीच में। -1/2 का मतलब माइनस का आधा, है ना। तो माइनस, इसका मतलब माइनस का आधा, और इसका मतलब इसका मतलब 4.5। तो माइनस के आधे से 4.5 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक आते हैं, आप सबको पता होगा। नंबर लाइन सब बच्चे जानते नहीं जानते तो कोई बात नहीं, यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर -1, -2, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं ना। तो देखो माइनस का आधा, तो माइनस का आधा यहाँ पर है, ये होता है माइनस का आधा यहाँ पे, और 4.5 मतलब 4 से आगे होगा यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में पूर्णांक कौन कौन से हैं, पूर्णांक एक तो बेटा हो गया 0, एक हो गया 1 2 3 और 4, ये सब पूर्णांक हो गए। तो आपके पास b क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4, ये क्या आ गया इसके पूर्णांक। उसके क्वेश्चन नंबर सी, इसका सी पार्ट में क्या लिखा है बेटा, देखो x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर का मान जो है वो 4 से छोटा है। x स्क्वायर का मान जो है वो 4 से छोटा है। तो देखो एक बार तो बेटा मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ कि जब नंबर लाइन सिखाऊंगा तो वहाँ पर ये चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएगी। x एक पूर्णांक है जिसका मान x स्क्वायर का मान 4 या 4 से छोटा है। तो x के ऐसे कौन से मान रखो जिसका मान, फिर उसका वर्ग जो है, स्क्वायर मतलब वर्ग, उसका वर्ग जो है वो या तो 4 के बराबर हो या 4 से छोटा हो। देखो आपने 0 रखा तो भी 4 से छोटा आएगा, तो x का मान क्या क्या हो गया, एक तो 0 मान सकते हैं, 0 भी हो गया। आपने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो 4 से छोटा है, मतलब x का मान कितना हो गया 1। फिर आपने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, क्या 4 से छोटा या बराबर भी हो सकता है, तो x का मान 2 भी रख सकते हैं। फिर -1 रखा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो -1 भी पॉसिबल है। फिर -2 रखेंगे तो ये भी पॉसिबल है। अब देखो इनमें से उसने कहा था कि
एक्स स्क्वायर का मान जो है वो 4 या 4 से छोटा है। एक्स स्क्वायर का मान 4 या 4, तो हमें देखना है एक्स कैसे कौन से मान है जिसका वर्ग जो है वो 4 से छोटा है। तो वो कौन कौन से हैं? 0 का वर्ग करोगे तो 0 आएगा जो 4 से छोटा है। 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, है ना, जो वो भी 4 से छोटा है। 2 का वर्ग करोगे तो आपके पास 4 आएगा, और वो उसने कहा या तो 4 से छोटा या 4 के बराबर, तो ये भी सही है। फिर -1 का वर्ग किया तो वो 1 आता है, वो भी 4 से छोटा है। फिर -2 का वर्ग किया वो 4 के बराबर है। तो ये हो गया बेटा इसका कौन सा आपके पास सी वाला। चौथे वाले में पूछा है क्या? चौथा वाला डी बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा चौथा वाला? लिखा है एक्स लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो लोयल शब्द में कौन कौन से अक्षर है? एक तो एल है, एक ओ है, एक वाई है और एक ए है। ये 4 अलग अलग लेटर हैं। तो लॉयल शब्द का अक्षर उसका आपके पास रोस्टर रूप क्या बन जाएगा? LOYA, है ना। और फिर ई वाला पार्ट क्या है? एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं। तो मुझे ऐसे कौन कौन से महीने जिसमें 31 दिन होते हैं याद आ रहा है ऐसा? जनवरी, फरवरी, ऐसे बताया था बचपन में, सुंदर सी मैडम थी उसने, है ना, कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऊपर आते उसमें 31 होते हैं और नीचे आते उसमें 30, है ना। तो कौन कौन से होते हैं? एक तो जनवरी, फरवरी नहीं होता, फिर मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं होता, मई होता है, मई, जून नहीं होता, जुलाई होता है, जुलाई के बाद में अगस्त भी होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वापस यहीं से चालू होते थे अगस्त, अगस्त में होता है। सितंबर में नहीं होता, है ना, अक्टूबर में होता है, और नवंबर में नहीं होता, और दिसंबर में 31 होता है। ठीक है, तो ये कितने महीने हैं? ये 7 महीने ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है? 31 दिन होते हैं। अगला फिर क्या लिखा है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले कौन कौन से व्यंजक आते हैं? के से पहले इसको मैं एफ बोलता हूँ। तो के पहले कौन कौन से व्यंजक हैं? देखो के से पहले कौन कौन से लेटर्स आते हैं? ABCDE FGH IJ, ये आते हैं, I और J। लेकिन उसने पूछा है व्यंजक कौन कौन से? तो व्यंजक को ए तो स्वर होता है, बी एक तो बी हो गया, सी डी, ई भी स्वर होता है, एफ जी एच आई भी स्वर होता है, और जे। तो ये हो गया आपके पास के से पहले आने वाले व्यंजक। एकदम छोटा छोटा है, कुछ भी नहीं है, जो वो बोल रहा है उसको सुनो, सुनकर लिख दो, बस वही आपके पास क्या हो जाता है इसका रोस्टर रूप हो जाता है। अगला क्या पूछा है बेटा 6 वाले में? 6 वाले में आपको पूछा गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या पूछा गया है इसको देखते हैं आप। 6 में लिखा गया बाईं और रोस्टर रूप में लिखित और दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का क्या करना है आपको? वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करना है। आपको इस बार मिलान करना है। कैसे करेंगे? देखो इसमें से देखना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। 1 2 3 6 ये क्या है? क्या ये एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है? क्या ये अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है, 6 अभाज्य नहीं है, एक भी नहीं है, मतलब इसका ए तो नहीं है। फिर बी 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, क्या 10 से छोटी विषम प्राकृत है क्या? ये नहीं है। एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। क्या ये प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है, मतलब जिसमें 6 का भाग जाता है, 6 में जिनका भाग जाता है। तो 6 में देखो 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी, 6 का भी। तो ये किससे कनेक्ट होगा? ये इससे मिलान होगा। फिर दूसरा वाला क्या बोला है? 2,3। 2,3 क्या है? x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। क्या ये दोनों अभाज्य है और 6 के भाजक भी है? तो बी सेकंड किससे मिलेगा? ए से। फिर ये आपको पता ही क्या है, मैथमेटिक्स से बनेगा, तो ये आपका हो गया डी से। और फिर 1 3 5 7 9 ये क्या है? 10 से कम एक प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या। तो बेटा ये हो गया आपके पास कौन सी? 1.1। अगली क्लास के अंदर मैं बेटा क्या बताऊंगा आपको? 1.2 करवाऊंगा। उससे पहले एक बार देखना जरा जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जल्दी से उनको एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। रिक्त समुच्चय मैंने आपको बताया था, एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं होता, जो क्या होता है? खाली होता है। एक ऐसा समुच्चय जो क्या होता है? खाली होता है। जैसे ये मैंने आपको कहा था ना, ये जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए रखे हैं कि
कि x वर्तमान में कक्षा 10 तथा 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी है। क्या ऐसा पॉसिबल हो? ऐसे कोई कितने विद्यार्थी होंगे जो 10वीं में भी पढ़ते हैं, 11वीं में? एक विद्यार्थी 10वीं और 11वीं में पढ़ सकता है क्या? नहीं पढ़ सकता है, वो या तो 10वीं में पढ़ेगा या 11वीं में पढ़ेगा। तो ऐसा एक भी विद्यार्थी नहीं है, मतलब ऐसा समुच्चय क्या आएगा? खाली समुच्चय या रिक्त समुच्चय। ठीक है बेटा, इनको बोलते हैं क्या? रिक्त समुच्चय। एक समुच्चय पढ़ा चुका हूँ, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अंदर देखते हैं बेटा, आगे चलते हैं। परिमित और अपरिमित समुच्चय, ये भी मैं बता चुका हूं। परिमित समुच्चय का मतलब एक ऐसा समुच्चय, परिमित समुच्चय कौन सा होता है? एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या जो होती है वो क्या रहती है? निश्चित रहती है। एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है। जैसे सुनना बेटा, आपके पास a बराबर लिखा है 1 2 3 4 ऐसा, तो मुझे बताओ इसके अंदर कितने अवयव हैं? 1 2 3 4। क्या अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है क्या? जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो वो क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय। उसके बाद देखना, जैसे मैंने b लिखा, b लिख दिया मैंने कुछ ऐसा कि 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अब मुझे बताओ इसमें कितने अवयव है? 1 2 3 4 डॉट डॉट, मतलब आगे चलते ही जा रहे हैं, हमें निश्चित संख्या पता नहीं है। और जब निश्चित संख्या पता नहीं होती तो ऐसे समुच्चय को हम बेटा क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? निश्चित हो, वो तो क्या कहलाते हैं? परिमित समुच्चय। और जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है उनको हम क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, ऐसे समुच्चय क्या कहलाते हैं आपके पास? अपरिमित। इसके बाद देखना बेटा आगे, छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, इससे हम क्वेश्चन थोड़ा आसानी से कर लेंगे और कुछ भी नहीं। समान समुच्चय। अब ये समान समुच्चय क्या होते हैं? दो ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या क्या रहती है? जो अवयवों की संख्या समान भी हो और एक जैसी हो। जैसे अवयव a में है, अगर वैसे ही अवयव b में है, और जो अवयव b में है वही अवयव a में है, तो ऐसे समुच्चय जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समान। समान का मतलब जो बिल्कुल एक जैसे हो, इक्वल होता है ना, इक्वल, एकदम समान, एक जैसे हो। जैसे मान लो मैंने आपको कहा, दो उदाहरण मैंने बोर्ड पे लिखे, एक तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। a क्या है? a मैंने लिखा कि a जो है वो 10 से छोटी सम संख्या, मैंने लिखा 10 से छोटी सम संख्या है, 10 से छोटी सम संख्या है। तो मुझे बताओ a क्या हो जाएगा? a क्या हो जाएगा? आप सब कहोगे सर 10 से छोटी सम संख्या मतलब 2 4 6 8। और यही बेटा मैंने यहाँ पे लिखा b बराबर, b क्या लिखा? b मैंने मान लिया b क्या है? 10 से छोटी 2 से भाज्य संख्या, 2 से भाज्य संख्या। तो 10 से छोटी 2 से भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? तो आप वापस कहोगे सर b क्या हो जाएगा? 10 से छोटी 2 से भाज्य कौन कौन सी है? 2 4 6 8। तो देखो ये भी 2 4 6 8, ये भी 2 4 6 8, दोनों एक जैसे हैं। तो दो ऐसे समुच्चय जो क्या हो? बिल्कुल हूबहू हो, उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम समान समुच्चय कहते हैं। समझ गए बेटा? ऐसे समुच्चय क्या कहलाते हैं आपके पास? समान समुच्चय कहलाते हैं। एकदम छोटी छोटी डेफिनेशन है बेटा, कुछ भी नहीं, अभी तक चैप्टर अच्छा नहीं आया, आगे हम पढ़ेंगे तब आइए। आपको एकदम बेसिक सिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप इसको समझने की कोशिश करें। तो ये बेटा यहाँ तक हो गया। इसके बारे में चालू करना है हमारा एक्सरसाइज 1.2 जो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपने घर पे एक बार जरूर ध्यान दें कि 1.1 हम कैसे करेंगे। एक बार आप घर पे कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगी, और फिर आप कोशिश करेंगे आप जल्दी से जल्दी स्कूल आने लग जाएँ कि घर वालों की परमिशन से, ताकि हम अपनी क्लासेज को अच्छी तरह कंटिन्यू कर पाएँ और वहाँ पर हम और अच्छा पढ़ेंगे, है ना। इसलिए आप कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।